नमस्कार। और आज की इस सिंगल लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं आपके HTML से रिलेटेड 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। मतलब इस लेक्चर को आप देखते हैं तो आपका पूरा HTML एक तरीके से दोहरा उठेगा, रिवाइज हो जाएगा और जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। टोटल कितने पॉइंट है? 150 से ज़्यादा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस होने वाले हैं, जिसमें हमने शुरुआत से लेकर अंत तक सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए हुए। सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर है HTML वॉज डेवलप्ड इन 1993। मतलब जो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आप पढ़ते हैं ये 1993 में डेवलप किया गया था। HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो दूसरा पॉइंट देखिए, द लेटेस्ट HTML स्टैंडर्ड इज HTML 5.0। मतलब जो सबसे नया HTML का वर्जन चल रहा है अभी इस टाइम जब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है वो है HTML 5.0। ये चीज़ समझ में आ रही है? चलिए तीसरे पॉइंट को देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? HTML इज सबसेट ऑफ SGML। अब सबसेट क्या होता है? पहला शब्द जान लीजिए। सबसेट होता है किसी चीज़ का हिस्सा। मान लीजिए कोई स्कूल है तो उसके सबसेट क्या हो सकते हैं? क्लासेस हो सकती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ट्वेल्थ। ये क्लासेस जो हैं वो सबसेट हैं किसी भी चीज़ की। तो जो HTML है ये हिस्सा है SGML का। समझ में आ रहा है? इसके बाद चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। देखिए चौथा पॉइंट हमारा क्या है? द इंस्ट्रक्शन इंडिकेट टू द ब्राउज़र टू डिस्प्ले अ डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड टैग। मतलब जो इंस्ट्रक्शन ब्राउज़र को देता है, जिसकी सहायता से हम ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो चीज़ टैग कहलाती है। टैग क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, इस तरीके के ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी जाती है उसको हम टैग कहते हैं। और इसकी सहायता से हम क्या काम करते हैं? इसकी सहायता से हम देते हैं ब्राउज़र को इंडिकेशन, ब्राउज़र को समझाते हैं कि क्या काम करना है और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम कहते हैं टैग। चलिए इसके बाद देखते हैं अपना पांचवा पॉइंट क्या है? टैग इज़ अ नोटेशन दैट यूज द नेम इज़ एंगल ब्रैकेट टू नोटेशन। वही चीज़ जो ऊपर अभी बताई, टैग क्या होता है? जो इस तरीके के ब्रैकेट में आपको समझाया जाता है, जो ब्राउज़र को बताया जाता है, उसको हम टैग कहते हैं। ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बारी आती है छठवें पॉइंट में, एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या होता है समझिए कि मान लीजिए कोई टैग है, अब उस टैग की प्रॉपर्टी जो चीज़ बदल दे उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। मान लीजिए किसी टैग की सहायता से आपने एक लाइन खींची। अब ये लाइन तो टैग खींच दिया, लेकिन इस लाइन को मोटा करना हो, पतला करना हो, लंबा करना हो, छोटा करना हो, इस लाइन का कलर बदलना हो, टाइप बदलना हो, ये सारी चीज़ प्रॉपर्टी दर्शाती है कि लाइन तो लाइन ही रहेगी पर वो दिखेगी किस तरीके से। तो जो चीज़ प्रॉपर्टी को बदल दे, टैग की प्रॉपर्टी को चेंज करने वाली चीज़ों को क्या हम कहते हैं? उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है? एट्रीब्यूट इज़ अ पार्ट ऑफ एन HTML टैग एंड प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। वही चीज़ समझाई गई है। चलिए इसके बाद देखते हैं अपना सातवां पॉइंट, वेब पेज स्टार्ट विथ HTML टैग। कोई भी वेब पेज है वो आपका HTML टैग के साथ शुरू होगा। ये तो आप खुद भी देख सकते हैं। कोई भी वेब पेज खोलिए, उसकी कोडिंग खोलिए कंट्रोल यू से, और आपको जो सबसे पहला टैग उस वेब पेज में देखने को मिलेगा वो आपका HTML नाम का ही होगा। चलिए अगला देखा जाए। अगला हमारा है आठवां पॉइंट, HTML टैग आर नॉट केस सेंसिटिव। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज केस सेंसिटिव? केस सेंसिटिव मतलब होता है कि जब कोई भी चीज़ कंप्यूटर में कैपिटल लेटर को अलग समझे और स्मॉल लेटर को अलग समझे। मान लीजिए मैंने लिखा है ए इस तरीके से और मैंने लिखा है ए इस तरीके से। अब इन दोनों ए को अगर अलग अलग प्रोग्राम समझ रहा है कि ये अलग है, ये अलग है, तो इस चीज़ को हम केस सेंसिटिव कहते हैं। लेकिन HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है। मतलब कैपिटल और स्मॉल दोनों केसेस, दोनों कैरेक्टर्स बराबर ट्रीट किए जाते हैं। आप कैपिटल में BR अगर लिख रहे हैं तो भी लाइन ब्रेक होगी और स्मॉल में अगर BR लिख रहे हैं तो भी लाइन ब्रेक होगी। चलिए नौवां पॉइंट देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए लिखा गया, एक टैग बनाया गया है कि टैग नेम एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल टू वैल्यू। उसके बाद टैग नेम क्लोज कर दिया गया है। इज़ अ करेक्ट फॉर्मेट टू अप्लाई एट्रीब्यूट इन एनी टैग। मतलब किसी भी टैग में अगर एट्रीब्यूट अप्लाई करना हो तो सबसे पहले टैग का नाम लिखेंगे, उसके बाद जिस एट्रीब्यूट को अप्लाई करना हो उसका नाम लिखेंगे और फिर उसकी वैल्यू देंगे। ये करेक्ट फॉर्मेट होता है किसी भी टैग में एट्रीब्यूट देने का। जैसे मान लीजिए आपने लिखा कोई भी प्रॉपर्टी, आपने HR लिखा, ठीक है, उसके अंदर फिर प्रॉपर्टी क्या, मान लीजिए विड्थ चेंज करना चाहते हैं, विड्थ लिखा,
इज इक्वल टू आप वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक। चलिए 10वां देखते हैं। HTML टैग इज कॉल्ड द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। मतलब HTML जो टैग होता है उसे रूट एलिमेंट कहते हैं HTML डॉक्यूमेंट का। तो जाहिर सी बात है जो HTMल डॉक्यूमेंट बनता है उसका सबसे बड़ा आधार जो होता है वो HTML टैग ही होता है। इसमें तो नो डाउट ये सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी होती है किसी भी वेब पेज में। चलिए इसके बाद अगला सवाल अगला पॉइंट क्या कह रहा है। पी टैग इज़ यूज टू मार्क अ बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ। कोई भी पैराग्राफ की शुरुआत हो रही है तो जो आपका पी टैग होता है ये दर्शाता है कि भाई साहब पैराग्राफ शुरू हो चुका है। और बताता कौन है, ख़त्म हो चुका है। तो अगर पी टैग इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है, तो ये दर्शाता है कि पैराग्राफ बंद हो चुका है। चलिए 12वां पॉइंट देखते हैं। द बॉडी टैग यूजुअली यूज्ड आफ्टर हेड। हेड के बाद जो है बॉडी टैग की शुरुआत होती है, ठीक है। हेड के बाद ही बॉडी टैग होता है, ये तो आप देखेंगे तो हेड के बाद बॉडी शुरू हो रही है। वैसे ही वेब पेज में भी जो हेड सेक्शन होता है वो ऊपर की तरफ होता है, उसके बाद बॉडी होता है। तो आम तौर पे या लगभग जितने भी वेब पेज आप देखेंगे उसमें हेड के बाद ही बॉडी शुरू होती है। इसके बाद देखते हैं अपना 13वां पॉइंट। द हेड टैग इज़ यूज फॉर। हेड टैग का इस्तेमाल किन किन कामों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए CSS लिखने के लिए हेड टैग का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट आपको लिखना हो तो हेड टैग में आप लिखते हैं। इसके बाद इंक्लूडिंग CSS एंड JS फाइल। अगर कोई एक्सटर्नल फाइल है जो कि CSS या JS की है उसको आपको अटैच करना हो, लिंक करना हो, तो भी आपका हेड यूज़ में आता है। 3 कामों में यूज़ आता है। देखिए सबसे पहले CSS का कोड भी लिखते हैं, जावा स्क्रिप्ट का भी कोड लिखते हैं। इसके अलावा CSS या जावा स्क्रिप्ट की कोई फाइल है और उसको इंक्लूड करना है किसी भी वेब पेज में तो इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए बारी है अपने 14वें सवाल की। द टाइटल टैग इज़ यूज फॉर। टाइटल टैग किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है डिफाइन अ टाइटल इन द ब्राउज़र टूल बार। किसी भी ब्राउज़र टूल बार में कोई भी ब्राउज़र उसका टाइटल देना हो तो आप टाइटल टैग की सहायता से दे सकते हैं। उसके बाद प्रोवाइड अ टाइटल फॉर द वेब पेज व्हेन इट इज़ एडेड टू फेवरेट। मतलब जब उसे फेवरेट में ऐड किया जाएगा तो भी उसको टाइटल देने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। डिस्प्ले अ टाइटल फॉर द पेज इन सर्च इंजन रिजल्ट। किसी भी सर्च इंजन रिजल्ट जैसे गूगल हो सकता है या कोई भी सर्च इंजन रिजल्ट हो सकता है उसमें टाइटल डिस्प्ले करने के लिए भी टाइटल का काम होता है। नाम से भी टाइटल समझ में आ रहा है तो समझते होंगे इसका क्या क्या काम होता होगा। फिर 15वां पॉइंट है हेड टैग इज़ यूज टू लिंक्ड इन्फॉर्मेशन शुड बी प्लेस्ड इनसाइड। हेड टैग का किस लिए काम किया जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को लिंक करने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपने 16वें पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। हेड टैग इंक्लूड्स अ टाइटल फॉर द डॉक्यूमेंट, स्क्रिप्ट, स्टाइल, मेटा इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। हेड टैग में डॉक्यूमेंट, स्क्रिप्ट, स्टाइल, मेटा आदि जानकारी के लिए टाइटल शामिल होता है, ठीक है। ये चीज़ कहा गया है। ये तो आसान से पॉइंट हैं। फिर हेड की बात की गई है। हेड एलिमेंट इज़ अ कंटेनर फॉर मेटा डेटा। कोई भी मेटा डेटा हो तो उसके लिए कंटेनर का काम करता है आपका हेड टैग। कंटेनर मतलब एक ऐसा टैग जो बाकी जानकारियों को रख सकता हो। जो बच्चे पढ़े होंगे वर्क फ्रेम उन्हें पता होगा कि कंटेनर क्या होता है। चलिए 18वां सवाल यहाँ पर है। सॉरी पॉइंट, सवाल बार बार कह रहा हूँ, आदत पड़ गई, लेकिन पॉइंट है 18वां। टैग्स एंड टेक्स्ट दैट आर नॉट डायरेक्टली डिस्प्लेड ऑन द पेज आर रिटन इन हेड सेक्शन। टैग्स और टेक्स्ट जो कि डायरेक्टली आपके वेब पेज पे नहीं दिखाए जा सकते वो हेड सेक्शन में आपके लिखे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए द लिंक एलिमेंट शुड बी प्लेस्ड एट द हेड सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जो लिंक एलिमेंट है वो आपके हेड सेक्शन में प्लेस किया जाता है डॉक्यूमेंट के। जैसे कोई फाइल एक्सटर्नल लिंक करनी हुई आपको आपके डॉक्यूमेंट में तो उस सारी चीज़ को आप लिंक करने के लिए लिंक टैग का इस्तेमाल करेंगे। लिंक नाम से ही समझ में आ रहा है कोई चीज़ आप जोड़ रहे हैं तो लिंक का यूज़ करते हैं। आप जब एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं तो भी आपने देखा ही देखा होगा। फिर बारी है 20वें पॉइंट की। बेस टैग इज़ डिज़ाइन टू अपीयर ओनली बिटवीन हेड। बेस टैग जो डिज़ाइन किया गया है वो हेड के बीच में ही अपीयर होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसके अलावा नहीं किया गया है। चलिए इसके बाद बारी है हमारा 21वें सवाल की। मेटा टैग डिफाइंड कैरेक्टर सेट, लिंक्स, स्क्रिप्ट बट नॉट कलर। मेटा टैग डिफाइन करता है कैरेक्टर सेट, लिंक, स्क्रिप्ट,
पर कलर को ये डिफाइन नहीं करता मेटा टैग जो है। फिर बारी है हमारे 22वें सवाल की। कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई द कैरेक्टर इनकोडिंग फॉर द HTML डॉक्यूमेंट। कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट जो होता है वो स्पेसिफाई करता है कैरेक्टर इनकोडिंग को HTML डॉक्यूमेंट के लिए। समझ में आई ये बात। फिर बारी है 23वें पॉइंट की। मेटा टैग स्पेसिफाइज पेज डिस्क्रिप्शन, ऑथर एंड कीवर्ड्स। मेटा टैग क्या स्पेसिफाई करता है? पेज का डिस्क्रिप्शन, ऑथर और कीवर्ड्स को। ये काम आपका किसका है? मेटा टैग का है। मेटा टैग इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स डिस्क्राइबिंग द साइट। मेटा टैग का इस्तेमाल किया जाता है पहचानने के लिए कीवर्ड्स को जो कि साइट को डिफाइन कर रहे हैं, साइट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर बारी आती है 25वें सवाल की। द नेम एट्रीब्यूट इन मेटा टैग स्पेसिफाइज नेम ऑफ द मेटा डेटा। नेम एट्रीब्यूट मेटा टैग में स्पेसिफाई करता है नेम ऑफ द मेटा डेटा। इसके बाद देखिए बीजी कलर एट्रीब्यूट इज यूज्ड इन। बीजी कलर का काम क्या होता है? बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देना, और इसका इस्तेमाल किया जाता है किस किस चीज़ में? टेबल के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, टेबल के रो को, टेबल का कोई एलिमेंट है उसका आपको चेंज करना है कलर, बॉडी का कलर चेंज करना है पूरे वेब पेज के बैकग्राउंड का, तो भी आप बीजी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एट्रीब्यूट है जो कि इन सब जगहों पर टेबल, TR, TD, बॉडी में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर बारी आती है बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड टू सेट द बैकग्राउंड इमेज इन बॉडी टैग। जो आपका बैकग्राउंड एट्रीब्यूट होता है उसका इस्तेमाल बैकग्राउंड में जो बॉडी की इमेज होती है, कोई भी वेब पेज है उसका जो बैकग्राउंड इमेज है उसको बदलने के लिए बैकग्राउंड टैग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बॉडी में आप लिखते थे बीजी कलर तो कलर चेंज हो जाता, तो वैसे बॉडी में जब बैकग्राउंड लिखते हैं तो बैकग्राउंड की इमेज भी चेंज हो जाती है। इसके बाद 28वां है टेक्स्ट इज़ वैलिड एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। टेक्स्ट जो है बॉडी का वैलिड एट्रीब्यूट है, बॉडी के साथ टेक्स्ट एट्रीब्यूट इस्तेमाल में लाया जा सकता है। चलिए इसके बाद देखिए 29वां सवाल। बॉडी टैग इनक्लोजेज ऑल द टैग्स एट्रीब्यूट्स एंड इंफॉर्मेशन टू बी डिस्प्लेड इन द वेब पेज। बॉडी टैग वेब पेज में प्रदर्शित होने वाले सभी टैग, एट्रीब्यूटों और इन्फॉर्मेशन को संलग्न करता है। ठीक है, मतलब बॉडी जितने भी टैग वो एक यूज़ हो रहे हैं सबको एक साथ करके रखता है। चलिए 30वां देखते हैं। वही जो ऊपर डिस्कस किया था कि बॉडी में जब बैकग्राउंड आप लिखते हैं तो इससे बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड लिख के इज इक्वल टू लगा के जो ये नाम है ये इमेज का नाम है, इमेज का नाम बैकग्राउंड डॉट GIF है। अब इस नाम को बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के सामने लिख दिया तो ये जो इमेज है वो बैकग्राउंड में लग जाएगी किसी भी HTML वेब पेज के। यही लिखा है इज ए करेक्ट HTML फॉर इंसर्टिंग बैकग्राउंड इमेज। इसके बाद देखिए इन HTML वी हैव 6 हेडिंग टैग्स फॉर राइटिंग हेडिंग। मतलब HTML में आपको हेडिंग लिखनी है तो 6 HTML हेडिंग मिलती है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। अब एक बच्चा सवाल पूछा था मुझसे कि सर अगर H7 लिख दें तो क्या होगा? तो बहुत से लोग सोचते हैं H6 से छोटी हेडिंग बन जाएगी। नहीं, अगर आप H1 से लेके H6 के अलावा कोई हेडिंग देते हैं H7, H11 तो वो नॉर्मल टेक्स्ट के तरीके से ट्रीट हो जाएगा। वो नॉर्मल टेक्स्ट में उसके बीच में जो लिखा है वो बदल जाएगा, उसमें ना H1 की हेडिंग लगेगी ना H6 की लगेगी। H7 कोई हेडिंग नहीं होती है, वो कोई भी वर्क नहीं डालेगा, नॉर्मल टेक्स्ट के जैसा टेक्स्ट दिखेगा उसके बीच में जो आप लिखेंगे। चलिए फिर देखिए इन IMG SRC इज इक्वल टू C: पिक्चर का नाम ये लिखा हुआ है, अलाइंग इज इक्वल टू मिडिल, अलाइंग इज एन एट्रीब्यूट। इसमें अलाइंग एक एट्रीब्यूट है जिससे जो इमेज आप लगाएंगे वो सेंटर में अलाइंग हो जाएगी, वो मिडिल में अलाइंग हो जाएगी। इसके बाद देखिए IMG टैग इज़ यूज टू डिस्प्ले अ पिक्चर इन HTML पेज। IMG टैग का इस्तेमाल पिक्चर को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है किसी भी वेब पेज में। IMG SRC इज इक्वल टू आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में इमेज का नाम लिखेंगे और इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, इमेज आपकी आ जाएगी किसी भी वेब पेज में। चलिए इसके बाद 34वां है ALT एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड इन IMG टैग फॉर अल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर आपको किसी इमेज के साथ अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना है तो उसके लिए आप ALT एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं और ये एट्रीब्यूट IMG टैग के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर उसी को एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है। IMG SRC इज इक्वल टू इमेज ALT लोगो इज़ यूज टू ऐड अल्टरनेटिव टेक्स्ट टू एन इमेज। यहाँ पर ALT का इस्तेमाल करके
इमेज को अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे दिया गया है। फिर इसके बाद 36वां पॉइंट है IMG इज़ यूज टू ऐड इमेज इन वेब पेज, ये ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और इसको भी ऊपर मैं बताते बताते बता चुका हूँ IMG SRC, उसके बाद जो आपकी इमेज का नाम है वो लिखेंगे तो ये किसी भी HTML के वेब पेज में पिक्चर को दिखा देगा आपके। देखिए पिक्चर टेबल और लिस्ट HTML से इसमें सवाल पूछा ही पूछा जाता है, कोई भी एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, कुछ भी है तो उससे इस टॉपिक से सवाल आना लाजमी है। इसके बाद 38वां देखते हैं SRC एट्रीब्यूट इज़ मैंडेटरी इन IMG टैग। अगर आप IMG टैग का इस्तेमाल करते हैं तो SRC जो आपका एट्रीब्यूट है वो मैंडेटरी है। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए जब आप इमेज लाना हो तो IMG टैग यूज़ करते हैं, लेकिन इमेज का जो रिसोर्स है वो कैसे वेब पेज में देंगे? बिना आप SRC का यूज़ किए फाइल नेम दे ही नहीं सकते। ऊपर देखिए जब आपने SRC लिखा उसी के सामने इक्वल टू लिख के फाइल का नेम लिखा, अगर आप SRC एट्रीब्यूट यूज़ ही नहीं करेंगे तो फाइल का नेम दे नहीं पाएंगे, तो वो IMG टैग यूज़ करने का कोई मतलब बनेगा ही नहीं। देखिए इस तरीके से कुछ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस तरीके से आप नाम दे रहे हैं कि सीधे आपने SRC लिखा इज़ इक्वल टू लिखा और इमेज का नाम लिख दिया, तो आपका जो इमेज है और जो वेब पेज है वो सेम फोल्डर में होना चाहिए, क्योंकि आपने सीधे नाम लिख दिया है, लोकेशन नहीं लिखा है। तो अगर इमेज और वेब पेज सेव फोल्डर में सेव हैं तो इमेज की लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझाई गई है। फिर हमारा 40वां पॉइंट है ब्लू इज़ अ कलर ऑफ एन अनविजिटेड लिंक। मतलब अगर आपने कोई लिंक बनाई है और उस पर अभी तक क्लिक नहीं किया गया है, मतलब वो अनविजिटेड है, उसे ओपन नहीं किया गया है, तो उसका कलर ब्लू होगा, ठीक। चलिए 41वां पॉइंट देखते हैं DTD डिफाइंस द स्ट्रक्चर एंड द लीगल एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट्स। DTD जो होती है वो स्ट्रक्चर और लीगल एलिमेंट और एट्रीब्यूट किसी XML डॉक्यूमेंट का डिफाइन करती है। इसके बाद 42वां सवाल है टू क्रिएट एंड रन HTML पेज यू नीड टेक्स्ट एडिटर एंड वेब ब्राउज़र। देखिए कोई भी वेब पेज बनाना हो तो पहले उसे कोड HTML जो है HTML कोड जो है उसको लिखना पड़ेगा और वो हम लिखते हैं टेक्स्ट एडिटर पे। अब वो टेक्स्ट एडिटर कुछ भी हो सकता है, नोट पैड हो सकता है, वर्ड पैड हो सकता है, MS वर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहली ज़रूरत होती है किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए हमारे पास टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि वेब पेज बना लिया पर उसे ओपन किस पे करेंगे। जैसे गाना है तो बिना MP3 प्लेयर के नहीं ओपन हो सकता, वैसे वेब पेज अगर है तो वो बिना किसी ब्राउज़र के ओपन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आप वही चीज़ समझाई गई है कि अगर बनाना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा टेक्स्ट एडिटर और रन कराना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा वेब ब्राउज़र। फिर 43वां देखिए टारगेट एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट। टारगेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है कि जो लिंक है वो कहाँ पर ओपन होगी, जो लिंक डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पर ओपन होगा, सेम वेब पेज पे ओपन होगा, डिफरेंट वेब पेज पे ओपन होगा, न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा, कहाँ पर ओपन होगा, ये सब डिसाइड होता है टारगेट एट्रीब्यूट के द्वारा। टारगेट बताता है कहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन होगा। फिर 44वां है HTML कैन बी अ विजिटेड, एक्टिव एंड अनविजिटेड टाइप। ठीक है, ये इन तीनों टाइप का हो सकता है, पहला विजिटेड, दूसरा एक्टिव और तीसरा अनविजिटेड टाइप। तीनों टाइप का ये हो सकता है आपका HTML। फिर 45वां देखिए टू क्रिएट अ लिंक टू एन ईमेल एड्रेस। मतलब ईमेल एड्रेस की लिंक क्रिएट करनी हो तो href मतलब हाइपर लिंक का रेफरेंस, उसके बाद आपने मेल लिखा, जो भी है एग्जाम्पल में आपने मेल लिखा, उसके बाद ब्रैकेट में के बाद आपने लिख दिया ईमेल और टैग को बंद कर दिया। इस तरीके से आप लिंक करते हैं ईमेल एड्रेस को। ठीक है, आसान है, टैग से लिंक किया जाता है, href की सहायता से आप लिंक को देते हैं और फिर जिस चीज़ पे लिंक करना हो, ईमेल मान लीजिए वर्ड वो है, उस पर आपको लिंक करना है तो उसको आपने लिखा और टैग आपने बंद कर दिया। जो चीज़ टैग के बीच में रहेगी, मतलब टैग ओपन होने और टैग क्लोज होने के बीच में रहेगी, वो चीज़ यहाँ पर आपकी लिंक में बदल जाएगी। चलिए 46वां है यू कैन यूज़ href इज इक्वल टू, फिर ये मेल आईडी या जो भी लिंक आपको लिखनी है, टू मेक एन ईमेल लिंक, ऊपर इसे समझाया गया है। इसके बाद देखिए 47वां लिंक एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग इज यूज्ड टू सेट द कलर ऑफ हाइपर टेक्स्ट लिंक। लिंक एट्रीब्यूट बॉडी टैग में जो होता है उसका जो यूज़ किया जाता है हाइपर टेक्स्ट के कलर को सेट करने के लिए किया जाता है। 48वां है
द बेसिक फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट लिंक इज, टेक्स्ट लिंक का जो सबसे बेसिक फॉर्मेट है वो इस तरीके से है कि आपको ए लिखना है, ए से पता चल जाता है लिंक आप बनाना चाहते हैं, href लिखना है ताकि आप हाइपर लिंक दे पाएँ, इज इक्वल टू फिर उसका हाइपर लिंक, जो भी चीज़ आप लिंक करना चाहते हैं, जो भी साइट, जो भी डॉक्यूमेंट लिंक करना चाहते हैं वो इस URL की जगह पे आप लिखेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर वो टेक्स्ट लिखेंगे जिसको आप नीला करना चाहते हैं, मतलब जिसमें लिंक को अटैच करना चाहते हैं, जिस पे आप चाहते हैं क्लिक करें तो लिंक ओपन हो, फिर आपको ए टैग बंद कर देना है। 49वां देखते हैं, लिंक, ए लिंक, वी लिंक एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू चेंज द कलर ऑफ लिंक, इन सब का सहायता कलर को चेंज करने के लिए किया जाता है, एक्टिव लिंक, विजिटेड लिंक, इन सब का। फिर ये तो बात बेसिक सी है, ए टैग का इस्तेमाल लिंक को ऐड करने के लिए किया जाता है, जो कि ऊपर हम देख चुके हैं। चलिए इसके बाद 51वां है, द सिंबल इज़ यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ href टेक्स्ट इज़ हैश, मतलब जो href टेक्स्ट होता है उसके पहले जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, वो हमारा हैश होता है। इसकी सहायता से हम href टेक्स्ट जब शुरू होता है तो इसको हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, 52वां देखते हैं अपना 52 नंबर का पॉइंट, लिंक एट्रीब्यूट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द कलर टू बी यूज्ड फॉर लिंक, ये ऊपर भी हो चुका है, जो लिंक एट्रीब्यूट है इसकी सहायता से हम कलर स्पेसिफाई कर सकते हैं, ये ऊपर हो चुका है। इसके बाद देखिए जो अनविजिटेड लिंक होती थी वो हमारी ब्लू कलर की होती थी, और पर्पल कलर क्या होता है, विजिटेड लिंक का कलर होता है। कोई लिंक विजिटेड है तो उसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। इसके बाद देखिए 54वां पॉइंट, अ लिंक पेज यूजिंग एंकर टैग इज़ नॉर्मली डिस्प्लेड इन सेम टैब, मतलब जो लिंक पेज में यूज़ किया जाता है, सॉरी, अ लिंक पेज यूजिंग एंकर टैग, मतलब एंकर टैग का सहायता से जब कोई पेज लिंक किया जाता है तो उस पर आप जब क्लिक करते हैं तो सेम टैग में ही ओपन हो जाता है नॉर्मली, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है तो। इसके बाद देखिए द लिंक एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग डिफाइंड द एक्टिव लिंक, मतलब कि बॉडी टैग का ए लिंक एट्रीब्यूट एक्टिव लिंक को डिफाइन करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अपना 56 नंबर का पॉइंट, ए href इज इक्वल टू, यहाँ पे लिंक देना है, फिर आपको टेक्स्ट लिखना है, फिर ये करना है, इसकी सहायता से आप हाइपर लिंक बनाते हैं। इसके 1-2 पॉइंट हमने देख लिए हैं। फॉर डिफाइनिंग इंटरनल लिंक इन अ वेब पेज वी यूज़ ID एट्रीब्यूट, मतलब इंटरनल लिंक को डिफाइन करने के लिए ID एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यू टैग से क्या होता है, ये तो जग जाहिर है, यू से अंडरलाइन होता है, बी से बोल्ड होता है, आई से इटैलिक होता है, तो ये तो मतलब अंडरस्टूड है। इसके बाद देखिए जो हमारा BR टैग होता है, BR मतलब जो रो को ब्रेक करता है, HR मतलब जो हॉरिजेंटल रो बनाता है, IMG टैग जिसकी सहायता से इमेज आता है, इन सभी को क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं है, इन सब टैग को बंद करना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद 60वां देखिए, HR टैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, हॉरिजेंटल रो, इसका यूज़ करेंगे तो एक हॉरिजेंटल रो बनकर आ जाती है। इसके बाद 61वां है, फॉन्ट टैग एट्रीब्यूट आर फेस साइज एंड कलर, फॉन्ट टैग का जो एट्रीब्यूट होता है इसका मतलब, सॉरी, फॉन्ट टैग में जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो फेस होते हैं, मतलब जिससे आप फॉन्ट का फेस बदलते हैं कि आप टाइम्स न्यू रोमन रखना चाहते हैं या कोई भी फॉन्ट रखना चाहते हैं। साइज़, साइज़ से तो समझ में ही आ रहा है, साइज़ चेंज होगी, कलर से भी समझ में आ रहा है, कलर चेंज होगा। ये सब एट्रीब्यूट हैं किस टैग के, फॉन्ट टैग के ये एट्रीब्यूट हैं। फिर देखिए 62वां सवाल, 62वां पॉइंट आपका, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2, ये लिखते हैं तो क्या होता है, ये एट्रीब्यूट है जिसकी सहायता से आप TD टैग में 2 सेल को मर्ज कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल अगर आप TD टैग में करेंगे तो आप 2 सेल को मर्ज करेंगे हॉरिजेंटली, और अगर वर्टिकली मर्ज करना हो तो रो स्पैन यूज़ करते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम B टैग स्ट्रॉन्ग टैग मेक्स टेक्स्ट बोल्ड, मतलब B टैग चाहे यूज़ करिए चाहे आप स्ट्रॉन्ग यूज़ करिए, इन दोनों का काम टेक्स्ट को बोल्ड करना ही है। इसके बाद अगला पॉइंट है, div p h1 आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट इन HTML। HTML में अगर आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट के एग्जाम्पल देखने हो तो div p और h1 ये सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद 65वां है, टू प्रिपेयर द इमेज फॉर द वेब मीन्स रिड्यूसिंग द साइज ऑफ एन इमेज, मतलब किसी भी इमेज को वेब के लिए प्रिपेयर करने का मतलब होता है उसकी साइज़ को रिड्यूस करना, क्योंकि वेब पेज पे अगर ज़्यादा साइज़ की फ़ोटो आप अटैच करेंगे तो उसको लोड होने में वक्त लगेगा, पेज को खुलने के समय में वक्त लगेगा, और ऐसे पेज जो देर से खुलते हैं उस पर इंगेजमेंट कम होता चला जाता है। चलिए 66वां देखते हैं,
इंक्रीजिंग द सेल पैडिंग मीन्स इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन सेल एंड कंटेंट। सेल पैडिंग का मतलब होता है कि ये देखिए, ये आपकी सेल है और ये आपका कंटेंट है, तो जितनी ज़्यादा आप पैडिंग बढ़ाते जाएंगे इस लाइन और इस कंटेंट के बीच की दूरी वो बढ़ती जाएगी, और सेल पैडिंग को जितना घटाएंगे उस लाइन और उस कंटेंट के बीच की दूरी को कम किया जाता है। चलिए 67वां पॉइंट देखते हैं। समरी डिफाइंस अ विजिबल हेडिंग फॉर डिटेल्स एलिमेंट। समरी डिफाइन करती है विजिबल हेडिंग को किसी भी डिटेल एलिमेंट के लिए, सॉरी डिटेल्स टैग के एलिमेंट के लिए। इसके बाद देखिए डिटेल्स एलिमेंट डिफाइंड एडिशनल डिटेल। डिटेल्स टैग का इस्तेमाल जो है एडिशनल डिटेल्स के लिए किया जाता है, ये एडिशनल डिटेल्स को डिफाइन करती हैं। फिर 59वां है HTML allows us to create 3 different kinds of list। HTML अलाउ करता है 3 तरीके की लिस्ट को बनाने के लिए, जिसमें देखिए ये एक है यूएल से क्या होता है, यूएल से अनऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट होती है। ऐसी लिस्ट जिसमें ऑर्डर ना हो, क्रम ना हो, बुलेट्स की सहायता से या किसी और डिज़ाइन की सहायता से नंबर दिए जाते हों कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो गया, लेकिन इसमें नंबरिंग नहीं रहता 1 2 3 4 टाइप, ठीक है। इज़ यूज टू क्रिएट लिस्ट ऑफ रिलेटेड आइटम इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, ठीक। चलिए द टैग यूज फॉर क्रिएटिंग हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया लिंक इज ए। ये ऊपर डिस्कस हो चुका है। हाइपर टेक्स्ट या हाइपर मीडिया के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो ए टैग है। ए टैग की सहायता से आप लिंक कर सकते हैं। फिर है DIV टैग डिफाइंस अ डिवीज़न और सेक्शन ऑन एन HTML डॉक्यूमेंट। मान लीजिए कोई आपका HTML डॉक्यूमेंट है, उसमें आपको सेक्शन या डिवीज़न डिफाइन करना है, तो DIV टैग का इस्तेमाल किया जाता है सेक्शन में बांटने के लिए या डिवीज़न में बांटने के लिए किसी भी वेब पेज को। फिर 73वां है कोड एलिमेंट डिनोट्स दैट द टेक्स्ट इज़ अ शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ कंप्यूटर कोड। कोड एलिमेंट दर्शाता है कि टेक्स्ट कंप्यूटर कोड का एक छोटा सा टुकड़ा है। फिर 74वां पॉइंट है बिग टैग जो आपका होता है उसका यूज़ किया जाता है फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। किसी भी चीज़ को बड़े साइज़ के टेक्स्ट में दिखाना हो तो बिग का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है इट इज़ पॉसिबल टू इंसर्ट टेबल विद इन अनदर टेबल। ऐसा मन में दिमाग में आ सकता है या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि क्या किसी टेबल के अंदर कोई और टेबल इंसर्ट की जा सकती है, तो ये HTML में पॉसिबल है। एक पहले से बनी टेबल के अंदर अगर आप दूसरी टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। फिर आपका 76वां पॉइंट है इनपुट एलिमेंट इज़ यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र दैट कैन बी सेंड टू द सर्वर। इनपुट एलिमेंट इज़ यूज, इसका इस्तेमाल यूज़र से इनपुट लेने के लिए किया जाता है जिसको बाद में सर्वर पे भेजा जा सके। नाम ही इनपुट है तो समझ में आ रहा होगा। टेक्स्ट इज़ अ डिफ़ॉल्ट टाइप एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट एलिमेंट। टेक्स्ट इनपुट एलिमेंट का डिफ़ॉल्ट टाइप एट्रीब्यूट होता है। डिफ़ॉल्ट मतलब जो पहले से हो, जिसमें आपको कुछ ना करें तो भी वो पड़ा रहे। एडिंग रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट टू इनपुट बॉक्स मेक इट कंपल्सरी टू बी फिल्ड आउट व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म। मतलब जब आप रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर लेते हैं किसी भी इनपुट बॉक्स में तो इसका मतलब होता है कि ये बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ भरा होना चाहिए। बहुत बार आप देखे होंगे जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो वहाँ पर दे दिया जाता है कि इस वाले कॉलम को आप खाली नहीं छोड़ सकते, इसको सबमिट करना ज़रूरी है। ऐसे जितने भी कॉलम आपको दिखते हैं वहाँ पर रिक्वायर्ड का इस्तेमाल किया गया होता है। और भी कई चीज़ यूज़ की जा सकती हैं लेकिन अभी के लिए रिक्वायर्ड ही समझिए। चलिए इसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। टैग क्रिएट चेक बॉक्स फॉर्म इन HTML। किसी भी फॉर्म में चेक बॉक्स बनाना हो तो इस तरीके से आप इनपुट, फिर टाइप उसका बताएंगे चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स बन जाएगा। चेक बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है जब आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करने हो, जैसे 4-5 ऑप्शन सिलेक्ट करने की फैसिलिटी है तो चेक बॉक्स यूज़ करेंगे। और जब एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है रेडियो बटन सिलेक्ट करते हैं। जैसे मेल या फीमेल में सिलेक्ट करना हो तो रेडियो बटन ही लगेगी, क्योंकि कोई आदमी मेल या तो सिलेक्ट करेगा या फीमेल या ट्रांसजेंडर एक ही सिलेक्ट करेगा, तीनों एक साथ नहीं सिलेक्ट कर सकता। लेकिन कहीं पर ऐसे है जहाँ पर आप एक साथ कई सारे ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर चेक बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए 80 नंबर का पॉइंट है हमारा टेक्स्ट एरिया एलिमेंट इज़ यूज टू क्रिएट मल्टी लाइन इनपुट टेक्स्ट। मल्टी लाइन इनपुट टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए, को लाने के लिए टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल किया जाता है।
फिर 81वां पॉइंट है मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूज्ड इन सेलेक्ट लिस्ट। सेलेक्ट लिस्ट में मल्टीपल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर सिंपल सी लाइन कही जा रही है। फिर 82वां सवाल है टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन सिलेक्ट टैग विल यू यूज़। मतलब जब आपको ड्रॉप डाउन मेनू बनाना होता है, जैसे आप क्लिक करें और एक मेनू आपके सामने ड्रॉप होकर खुलकर आ जाए जिसमें कई सारे ऑप्शन आपके सामने हों, तो उसके लिए आप सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखिए 83वां, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट, वेज कैन सबमिट बटन बी क्रिएटेड। सबमिट बटन इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। इनपुट लिखेंगे, टाइप लिखेंगे सबमिट, और वैल्यू भी इसमें सबमिट दे देंगे, मतलब जो लिखा रहे वो भी सबमिट लिखा रहे ताकि यूज़र समझ पाए इससे सबमिट होगा। 84वां है द एक्शन एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द एड्रेस, the action attribute is used to specify the address on the server to send the form content to। फॉर्म कंटेंट भेजने के लिए सर्वर पर एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए एक्शन एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। एक्शन एट्रीब्यूट का किस लिए यूज़ किया जाता है? एड्रेस स्पेसिफाई करने के लिए, जब आपको कोई फॉर्म के कंटेंट को सर्वर पे भेजना हो। 85वां पॉइंट है सोर्स टैग इज यूज टू डिफाइन मल्टीपल मीडिया रिसोर्सेज फॉर मीडिया एलिमेंट ऑडियो एंड वीडियो। सोर्स टैग का उपयोग मीडिया एलिमेंट ऑडियो और वीडियो के लिए अनेक मीडिया सोर्स को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा है ये? इसलिए सोर्स टैग का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद 86वां है देयर आर 16 कलर नेम रिकॉग्नाइज्ड बाई ऑल वर्जन ऑफ HTML। HTML के सारे वर्जन के द्वारा 16 कलर डिफाइन किए जाते हैं, 16 कलर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। सर लेकिन अगर हमें 16 के अलावा कोई कलर रखना होगा तो क्या करेंगे? तो देखिए कई तरीके हैं, जैसे आप अलग से कोई CSS वर्क फ्रेम डाउनलोड कर सकते हैं जो कलर के लिए हो, जिसमें सारे कलर एक्सटर्नली लिंक कर दिए जाएँ वेब पेज से, और उसके सहायता से आप जितने चाहें लाखों कलर दे सकते हैं। इसके तरीके हमने लेक्चर्स में बताए भी हैं। असाइड एलिमेंट्स वर्क एज साइड बार। असाइड एलिमेंट जो है साइड बार के तौर पे वर्क करता है किसी भी वेब पेज में। इसके बाद 88वां पॉइंट है H1 UL P आर द ब्लॉक लेवल एलिमेंट वेयर A इज नॉट अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। H1 UL और P ये तीनों आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं, लेकिन जो आपका A टैग है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं होता है। द एक्सटेंसन ऑफ XML फाइल इज XML। XML की कोई फाइल है तो उसका एक्सटेंसन जो नेम होगा वो .xml ही होता है। उसके बाद DD HTML एलिमेंट इज़ यूज टू डिफाइन डिस्क्रिप्शन डेटा। इस एलिमेंट का यूज़ किया जाता है डिस्क्रिप्शन डेटा को डिफाइन करने के लिए, DD का। ठीक है, इसका बहुत कम यूज़ करते हैं जनरली पढ़ते समय, इसलिए ये दिमाग से उतर जाता है। फिर देखिए DT टैग इज़ डिज़ाइन टू फिट अ सिंगल लाइन ऑफ आवर वेब पेज बट DD टैग विल एक्सेप्ट अ फुल पैराग्राफ। मतलब जो DT टैग होता है ये डिज़ाइन किया जाता है सिंगल लाइन को फिट करने के लिए वेब पेज में, पर जो DD टैग होता है वो फुल पैराग्राफ को एक्सेप्ट कर लेगा। व्हेन फॉर्म डेटा कंटेन्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देन पोस्ट मेथड शुड बी यूज्ड। मतलब जब किसी फॉर्म में सेंसिटिव डेटा, मतलब ऐसे डेटा जो किसी और के हाथ लग जाएं तो दिक्कत हो सकती है, ऐसे डेटा अगर हैं तो पोस्ट मेथड का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। इसके बाद आपका 94वां पॉइंट है इफ़ यू वांटेड टू क्रिएट टेक्स्ट दैट वाज अ डिफरेंट कलर और फॉन्ट देन द अदर टेक्स्ट इन योर वेब पेज बेसिक फॉर्मेटिंग टाइप टैग विल यूज़। मतलब जब आप टेक्स्ट का कोई और कलर देना चाहते हैं जो वेब पेज के कलर से अलग हो तो बेसिक फॉर्मेटिंग या फॉन्ट का टैग यूज़ कर सकते हैं। कलर बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप चेंज कर सकते हैं। 95वां पॉइंट है वीडियो कंट्रोल। ये एक टैग है, सोर्स में आपका SRC की सहायता से सोर्स दे दिया गया है, टाइप में वीडियो या MP4 दे दिया गया है, उसके बाद वीडियो टैग बंद कर दिया गया है। ये एक करेक्ट सिंटेक्स है ऐड यूज़र कंट्रोलेबल MP4 वीडियो टू HTML। मतलब HTML पेज में MP4 वीडियो टैग कंट्रोलेबल MP4 वीडियो ऐड करने के लिए ये एक जायज़ टैग होता है। इसके बाद 96वां सवाल है एन आर्टिकल एलिमेंट कंटेन्स टेक्स्ट और एम्बेडेड कंटेंट। आर्टिकल एलिमेंट क्या होता है? जो कंटेन करता है टेक्स्ट को और एम्बेडेड कंटेंट को। इसके बाद 97वां सवाल है इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट दैट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ फीचर ऑफ HTML कॉल्ड फॉर्म।
मतलब ऐसे इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट जो HTML की सहायता से बनाए जाते हैं उनको हम फॉर्म कहते हैं। फॉर्म बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है समझ लीजिए, जब हमें यूज़र से कोई जानकारी लेके इकट्ठा करनी हो तो फॉर्म टैग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे स्कूल वाले फॉर्म देते हैं आपकी जानकारी को लेने के लिए, वैसे ही वेब पेज भी फॉर्म देता है। इसके बाद देखिए ऑप्शन टैग इज़ यूज टू डिफाइन ऑप्शन इन ड्रॉप डाउन सेक्शन लिस्ट। जब आप कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं और उसमें कई सारे ऑप्शन देना चाहते हो तो उन ऑप्शन को देने के लिए आप ऑप्शन टैग का इस्तेमाल करते हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन है, स्लैश कैरेक्टर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द क्लोजिंग ऑफ टैग इन HTML। मान लीजिए HTML में कोई टैग आपने बनाया है और उसको आप क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोजिंग टैग आपका डिफाइन होता है या पता चलता है इस स्लैश की सहायता से, और वही ये चीज़ बता रहा है। इसके बाद देखिए 100वां पॉइंट, वी राइट कमेंट्स इन HTML। HTML में कमेंट्स लिखना हो तो आप इस तरीके से लिखते हैं। कमेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो वेब पेज में रीड ना की जाए, वेब पेज में उससे कोड में कोई फ़र्क ना पड़े, कोई बदलाव ना पड़े, लेकिन फिर भी हम उसको लिखना चाहते हैं ताकि कोई और प्रोग्रामर कोडर उस कोड को पढ़े तो उसको कोड को समझने में आसानी हो, तो उसके लिए कमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद 101वां पॉइंट देखते हैं, डे इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट फॉर इनपुट टैग वाइल मंथ वीक एंड टाइम इज़ एट्रीब्यूट फॉर, यहाँ पर छुप रहा है फॉर इनपुट टैग। इनपुट टैग के लिए डे कोई एट्रीब्यूट नहीं है, डे एट्रीब्यूट नहीं है ऐसा कहा गया है, लेकिन मंथ वीक और टाइम ये एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, इनपुट टैग के लिए। उसके बाद देखिए ऑप्ट ग्रुप डिफाइंस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑप्शन इन ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में रिलेटेड ऑप्शन के ग्रुप को डिफाइन करने के लिए ऑप्ट ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 103वां देखिए, बेस एलिमेंट डज नॉट सपोर्ट ऑटो फोकस एट्रीब्यूट। बेस एलिमेंट ऑटो फोकस एट्रीब्यूट को सपोर्ट नहीं करता है, वाइल इनपुट टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट सपोर्ट ऑटो फोकस एट्रीब्यूट। इसका मतलब है कि जो ऑटो फोकस एट्रीब्यूट है वो बेस टैग के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जा सकता, किया जाता है, पर इनपुट टेक्स्ट एरिया और सिलेक्ट के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए 104 नंबर पॉइंट को, फॉन्ट फेस इज इक्वल टू कैलिब्री। मतलब इसकी सहायता से आप फेस को बदल सकते हैं। ऊपर भी हमने दिखाया था फॉन्ट में फेस एक एट्रीब्यूट होता है। अब इस फेस में जिस भी फॉन्ट फेस का नाम आप लिखेंगे उस तरीके का फॉन्ट फेस टेक्स्ट के कैरेक्टर का, जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे उसका हो जाएगा। इस तरीके से आप फॉन्ट फेस को बदल सकते हैं। इसके बाद देखिए इम्बेड SRC ऑडियो का नाम, विड्थ इज इक्वल टू 50, हाइट इज इक्वल टू 10 इज यूज टू एम्बेडेड ऑडियो फाइल इन HTML। HTML पेज में ऑडियो फाइल को इम्बेड जोड़ना हो तो इस तरीके के टैग का इस्तेमाल करके आप जोड़ सकते हैं। फिर 106 नंबर का पॉइंट है, अब वेब डॉक्यूमेंट इज ब्रोकन इनटू सेक्शन। किसी भी वेब डॉक्यूमेंट को सेक्शन में तोड़ा जाता है। स्ट्रक्चर टैग्स कॉल्ड दैट क्रिएट दिस सेक्शन। स्ट्रक्चर टैग जो होता है वो इस तरीके के सेक्शन को बनाने के लिए काम में लाया जाता है। फिर देखिए द सेल पैडिंग एट्रीब्यूट ऐड स्पेस विद इन ईच सेल। किसी भी सेल में स्पेस लेना हो सेल पैडिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि पहले बताया, सेल पैडिंग क्या होता है, जो सेल होती है और उसके कंटेंट के बीच की दूरी को बढ़ाने या घटाने के लिए सेल पैडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। फिर बताया गया फॉर्म का इस्तेमाल क्या होता है, तो किसी भी वेब पेज में, जैसा कि ऊपर डिस्कस किया गया, यूज़र की जानकारी को जब लेना हो तो हम फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इस फॉर्म में यूज़र अपनी जानकारी को भरता है और जब सबमिट बटन दबाता है तो ये वेबसाइट के पास चली जाती है। इसके बाद देखिए द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XHTML। मतलब HTML और XHTML में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला डिफरेंस है कैरेक्टर सेट इन HTML इज टेक्स्ट HTML वेयर इन XHTML इज एप्लीकेशन XML प्लस XHTML। उसके बाद दूसरा डिफरेंस है टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स आर केस सेंसिटिव इन HTML बट नॉट इन XHTML। HTML में केस सेंसिटिव जो आपका टैग्स होते हैं, सॉरी यहाँ पर उल्टा लिख गया है, केस इनसेंसिटिव, ठीक है सही लिखा है, कि जो टैग्स आपके होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, वो HTML में इनसेंसिटिव होते हैं, मतलब सेंसिटिव नहीं होते हैं, पर XHTML में सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। चलिए, स्पेशल कैरेक्टर मस्ट बी स्केप्ड यूजिंग कैरेक्टर एंटिटीज। मतलब XHTML में ये चीज़ करनी है, HTML के जैसा नहीं करना है। फिर देखिए सब जो टैग होता है ये सुपर स्क्रिप्ट के लिए किया जाता है, ठीक है। SUP सब मैंने गलती से बोल दिया।
SUP से कोई भी चीज़ ऊपर ले जा सकती है। जैसे आप एक्स स्क्वायर लिखें तो ये 2 जो लिखा है इसके आगे और पीछे सब टैग यूज़ हुआ है, सब टैग ओपन और क्लोज हुआ है ताकि इसको ऊपर भेजा जा सके। और इसी तरीके से ऊपर को नीचे भेजना होगा तो SUB यूज़ करेंगे, SUP से ऊपर SUB से नीचे, जैसे H2O में नीचे होता है। फिर OL टाइप A, अब OL किस लिए यूज़ किया जाता है? OL यूज़ किया जाता है ऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए, OL का इस्तेमाल किया जाता है। और जब आप OL बनाते हैं तो आपकी लिस्ट बनती है 2 3, माउस से लिख रहा हूँ थोड़ा गड़बड़ बन रहा है, ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से बनती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी लिस्ट ABCD के फॉर्म में बने तो आप एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे टाइप और इज इक्वल टू A लिख देंगे। अब लिस्ट जो बनेगी वो ABCD के फॉर्म में बनेगी। अगर यहीं पे कैपिटल A लिख देते तो कैपिटल ABCD के फॉर्म में बनती, I लिख देते तो रोमन गिनती बन जाती। इस तरीके से टाइप डिफाइन होता है। इसके बाद 112 देखिए, डॉक टाइप HTML इज़ अ डिक्लेरेशन फॉर एन HTML5 डॉक्यूमेंट और दिस टैग इज़ यूज टू इनिशियलाइज द डॉक्यूमेंट टाइप। HTML5 जब आप इस तरीके से डॉक टाइप HTML लिखते हैं तो ये डिक्लेयर करता है HTML5 डॉक्यूमेंट को और इसका इस्तेमाल इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट टाइप को शुरू करने के लिए किया जाता है। फिर 13वां क्या है, जैसे आपने देखा कि आप जब ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करते हैं तो टाइप आप ABCD ले सकते हैं, रोमन ले सकते हैं, कैपिटल ABCD ले सकते हैं। वैसे जब आप UL बनाते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं, तो उसमें भी टाइप दे सकते हैं आप कि जो आपकी लिस्ट बने उसमें डिस्क टाइप का बुलेट रहे या सर्कल टाइप का रहे, स्क्वायर टाइप की जो बिंदियाँ रहें वो रहें। तो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। फिर 114वां पॉइंट देखिए, प्री HTML टैग इज़ द स्पेशल फॉर्मेटिंग टैब। मतलब जो प्री HTML टैग होता है वो स्पेशल फॉर्मेटिंग टैग है, स्पेशली यूज़ किया जाता है, इस टैग को स्पेशल फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। फंडामेंटल HTML ब्लॉक इज़ नोन एज HTML टैग। फंडामेंटल ये तो पता ही होगा, HTML टैग उसे कहते हैं। मार्क्यू टैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जब भी किसी टेक्स्ट को रन कराना हो, मूव कराना हो तो मार्क्यू टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसको यूज़ करेंगे तो टेक्स्ट एक डायरेक्शन में चलने लगेगा। अगर डायरेक्शन बदलनी हो तो डायरेक्शन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके उसकी डायरेक्शन को भी बदला जा सकता है। फिर देखते हैं 117वां, LI टैग इज़ यूज टू लिस्ट इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ एन ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में जो आइटम्स आप देते हैं उसको देने के लिए LI टैग का इस्तेमाल आप करते हैं। फिर 118वां है, द कंटेंट टाइप हेडर indicate the content in the file in HTML when delivered on the network। कंटेंट टाइप हेडर इंडिकेट करता है कि नेटवर्क पर डिलीवर होने पर फाइल में HTML कंटेंट है, इससे पता चल जाता है। HTML टैग स्पेसिफाइज फॉर्मेटिंग एंड लेआउट इंस्ट्रक्शंस फॉर योर वेब पेज। HTML टैग स्पेसिफाई करता है फॉर्मेटिंग को और लेआउट किस तरीके से दिखेगा, इस सब को स्पेसिफाई करता है किसी भी वेब पेज में। या समझ लीजिए HTML समझ लीजिए एक स्ट्रक्चर तैयार करके देता है किसी भी वेब पेज का। चलिए इसके बाद 121वां पॉइंट है, 120वां, आउटपुट ऑफ XML डॉक्यूमेंट कैन बी व्यूड इन वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र में जो XML डॉक्यूमेंट का आउटपुट है उसे देखा जा सकता है। 121वां पॉइंट है, व्हेन यू कैन यूज़ अ हेडिंग टैग इन अ डॉक्यूमेंट द वेब ब्राउज़र एज्यूम्स हेडिंग इंफॉर्मेशन इनटू अपीयर ऑन इट्स ओन लाइन। जब आप किसी दस्तावेज में हेडिंग टैग का उपयोग करते हैं तो वो वेब ब्राउज़र या मान लेता है कि हेडिंग इंफॉर्मेशन अपनी ही पंक्ति में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हेडिंग टैग काम करता है। फिर 122वां आपका पॉइंट है, व्हेन क्रिएटिंग अ वेब डॉक्यूमेंट पिक्सल फॉर्मेट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन इमेज हाइट एंड विड्थ। मतलब जब आप किसी वेब डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हो तो पिक्सल फॉर्मेट का इस्तेमाल करके इमेज की हाइट और विड्थ को दर्शाया जाता है, किसी तरीके से दिखाया, इस तरीके से दिखाया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट 3 फॉन्ट साइज अवेलेबल इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में 3 फॉन्ट साइज बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होती हैं। इसके बाद आगे की तरफ चलिए, iframe is used to display a web page within a web page in HTML। iframe का इस्तेमाल किसी वेब पेज के अंदर दूसरे वेब पेज या उसी वेब पेज के अंदर किसी और वेब पेज को दिखाने के लिए किया जाता है। वेब पेज के अंदर वेब पेज, इस तरीके से iframe का इस्तेमाल किया जाता है। 125वां है, बॉडी BG कलर इज इक्वल टू येलो
इस टैग की सहायता से आप किसी भी वेब पेज के बैकग्राउंड को येलो कलर दे सकते हैं और येलो की जगह पे कोई और कलर लिखेंगे तो उस कलर का वो बैकग्राउंड हो जाएगा। 126वां है, इन HTML5 वी स्पेसिफाई डॉक टाइप सो दैट ब्राउज़र डिस्प्ले द पेज इन स्टैंडर्ड मोड। मतलब HTML5 में किसी भी हम डॉक टाइप स्पेसिफाई करते हैं ताकि जो वेब पेज डिस्प्ले हो वो स्टैंडर्ड मोड में आपका डिस्प्ले हो। इसके बाद 128वां पॉइंट है, स्पैन एलिमेंट हैज़ वेरी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टू DIV एलिमेंट। जो आपका स्पैन एलिमेंट होता है HTML में उसकी प्रॉपर्टी काफ़ी हद तक सिमिलर होती है आपके DIV एलिमेंट से, मतलब दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर हैं। इसके बाद 129वां पॉइंट देखिए, HTML वेब पेज कैन बी रीड एंड रेंडर्ड बाय वेब ब्राउज़र। मतलब कि मान लीजिए आपने कोई वेब पेज बना दिया है HTML का इस्तेमाल करके, लेकिन उसको ओपन भी तो कहीं किया जाना होगा, तो HTML का वेब पेज जो है वो वेब ब्राउज़र की सहायता से ओपन किया जाता है। या कोई भी आपको वेब से रिलेटेड काम करना हो, वेब पेज खोलना हो, तो उसके लिए वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि क्लाइंट कंप्यूटर में रहता है और जिसकी सहायता से आप वेब में सफ़र कर सकते हैं। इसके बाद 130वां पॉइंट देखिए, एन एट्रीब्यूट ऑफ द फॉर्म टैग आर द एक्शन मेथड एंड नेम। मतलब जो फॉर्म टैग आपका होता है उसके एट्रीब्यूट हैं एक्शन मेथड और नेम। ये दोनों किसके एट्रीब्यूट हैं? फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट हैं। 131वां है आपका, इन HTML डॉक्यूमेंट द टैग कैन बी रिटन इन बोथ अपर केस एंड लोअर केस। शुरुआत में याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि जो आपका HTML का डॉक्यूमेंट होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है, जिसका मतलब होता है चाहे आप HTML में टैग्स को कैपिटल में लिखें चाहे स्मॉल में लिखें, दोनों में फ़र्क नहीं पड़ता है। वही चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है कि दोनों केसेस में आप लिख सकते हैं, चाहे अपर केस में लिखें चाहे लोअर केस में, दोनों में आप लिख सकते हैं। 132वां है, वेब एम इज़ अ वीडियो फॉर्मेट इन HTML5। HTML5 में वेब एम एक वीडियो का फॉर्मेट है। 133वां है, DIR एलिमेंट वॉज रिमूव्ड इन HTML5। HTML5 में DIR एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया गया है, ये यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। इसके बाद देखिए, टेक्स्ट लिंक एंड रूल HTML4 एट्रीब्यूट इज़ रिमूव्ड इन HTML5। ये दोनों जो टेक्स्ट लिंक और रूल हैं HTML4 के एट्रीब्यूट ये थे, जिसे HTML5 में अब फिलहाल के लिए रिमूव किया जा चुका है। इसके बाद 135वां पॉइंट है, .htm, .phtml, .shtml ऑल आर द वैलिड एक्सटेंशन ऑफ HTML फाइल। मतलब ये सारे वैलिड एक्सटेंशन हैं HTML फाइल के। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सर एक्सटेंशन क्या होता है? तो देखिए, एक्सटेंशन सिंपल सी चीज़ है, जिस चीज़ से आपका सिस्टम पहचान पाता है कि ये फ़ाइल किस टाइप की है उस चीज़ को हम एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे आपने नोटपैड में कोई फ़ाइल बनाई और सेव कर दिया .txt नाम से, मतलब कोई भी नाम से आपने सेव कर दिया, तो सिस्टम उस नाम के आगे .txt लगा लेगा और ये .txt क्या है? एक्सटेंशन नेम है, जिससे सिस्टम दोबारा से जब आप उस फाइल को ओपन करें तो पहचान पाए कि अरे भाई ये तो नोटपैड की ही फाइल थी। बारी है 136वें सवाल की, 136वें पॉइंट की, कंटेंट एट्रीब्यूट गिव्स द वैल्यू एसोसिएटेड विद द HTTP इक्यू एंड नेम एट्रीब्यूट। मतलब कि जो आपका कंटेंट एट्रीब्यूट होता है वो HTTP इक्यू और नेम एट्रीब्यूट से संबंधित वैल्यू को देता है। 137वां है आपका, इन HTML ऑडियो वीडियो ऑटो प्ले एट्रीब्यूट सेट द रिटर्न वेदर इट शुड बी स्टार्ट प्लेइंग एज सून एज इट लोडेड। मतलब कि HTML ऑडियो वीडियो में ऑटो प्ले एट्रीब्यूट सेट या रिटर्न करता है। मतलब इसकी सहायता से जैसे ही वेब पेज आपका लोड होता है, मान लीजिए आपने www.xyz.com लिखा और उस पर कोई वीडियो या ऑडियो है, तो जैसे ही वो वेब पेज लोड होगा वो तुरंत ही उसको ऑटो प्ले करने लगेगा, वो चलने लगेगा। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स आपने देखी भी होंगी कि उसे ओपन करते ही उसकी वीडियो चलने लगती है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। रो स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज्ड इन TD एंड TH टू मर्ज 2 और मोर सेल वर्टिकली। तो जो आपका रो स्पैन होता है वो वर्टिकल सेल को मर्ज करने के काम में आता है। इसी तरीके से कॉल स्पैन होता है जो हॉरिजेंटल सेल को मर्ज करने के काम में आता है। चलिए आगे देख रहे हैं 139वां, सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द स्पेस बिटवीन सेल। तो देखिए ऊपर हमने पढ़ा था सेल पैडिंग और वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था
कि मान लीजिए ये कोई सेल है और इसके बीच में आपने एलिमेंट लिखा है, तो इस सेल और इस एलिमेंट के बीच की जो दूरी है दैट इज सेल पैडिंग। एंड सेल स्पेसिंग क्या है कि दो सेल जो बने हैं इनके बीच की जो दूरी है दैट इज सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग में अंतर समझ में आ रहा है? स्पेसिंग मतलब सेल्स के बीच की दूरी, और पैडिंग मतलब क्या होता है कि जो सेल है और उसका जो कंटेंट है उसके बीच की दूरी। चलिए 140वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। 140वां पॉइंट देखते हैं। द डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट फॉर TH टैग इज सेंटर। मतलब जो आपका TH टैग होता है उसमें अगर कोई भी अलाइनमेंट आपने सेट नहीं किया है और ये खुद से अलाइनमेंट लगाता है, जो वो अलाइनमेंट होता है सेंटर अलाइनमेंट, कि TH आपने लगा दिया तो जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइनमेंट हो जाएंगी जब तक आप कोई और तरीके का अलाइनमेंट नहीं लगाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब क्या हुआ कि पहले से ही लगा हुआ है अपने आप। 141वां देखिए, बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट इज़ यूज टू चेंज द बॉर्डर कलर ऑफ टेबल। मान लीजिए आपने कोई बॉर्डर बनाया और उसका कलर आपको चेंज करना हो तो आपको जो एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा उसका नाम है बॉर्डर कलर। 142वां देखिए, ये कलर का एक हेक्साडेसिमल कोड लिखा हुआ है। इज़ अ वैलिड कोड फॉर रेड इन हेक्साडेसिमल कलर स्कीम। मतलब कि कलर देना हो, देखिए दो तरीके, या तो आप कलर का नाम सीधे रेड लिख दीजिए या तो उसका आप हेक्साडेसिमल कोड भी लिख के कलर दे सकते हैं। तो बहुत से बच्चों को दिमाग में आ सकता है कि सर अगर कलर रेड पहले से ही दिया हुआ है तो उसका जो हेक्साडेसिमल कोड है वो क्यों हम दे रहे हैं, कि मतलब जब रेड लिखने पे काम बन जा रहा है तो ये कहानी क्यों हम लिखें। देखिए कलर्स में कई सारे शेड्स होते हैं। अब लाल में भी देखिए, लाल भी कई तरीके से हो सकता है, कुछ गाढ़ा हो सकता है, कुछ हल्का हो सकता है, तो हर कलर का अलग अलग हेक्साडेसिमल कोड हो जाता है। लेकिन आप रेड लिखेंगे तो एक ही लाल कलर आएगा, लेकिन हेक्साडेसिमल कोड से आप शेड्स भी दे सकते हैं। 143वां सवाल है, रिलेटिव एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज इज यूज्ड एज अ डायमेंशन इन फ्रेम। फ्रेम्स में डायमेंशन देने के लिए आप रिलेटिव, एब्सोल्यूट और परसेंटेज का इस्तेमाल करते हैं। 144वां है, द एट्रीब्यूट ऑफ फ्रेम सेट एलिमेंट आर रोज एंड कॉल्स। मतलब जो फ्रेम सेट एलिमेंट है उसके एट्रीब्यूट क्या होते हैं, रोज और कॉल्स होते हैं, जो फ्रेम सेट एट्रीब्यूट आप यूज़ करते हैं। इसके बाद 147वां देखते हैं, 100% शुड बी द वैल्यू ऑफ द विड्थ एट्रीब्यूट so that the width of the element adjusts itself to the current width of its parent element। मतलब कि 100% विड्थ एट्रीब्यूट की वैल्यू होनी चाहिए ताकि एलिमेंट की विड्थ अपने जो पेरेंट एलिमेंट की वर्तमान जो विड्थ है उसके हिसाब से एडजस्ट कर सके। 148वां है, सब इज़ यूज फॉर। देखिए जैसे ऊपर सुपर यूज़ किया गया था, सब का यूज़ करेंगे तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे आपको H2O लिखना है तो इस 2 के आगे सब टैग ओपन करेंगे और पीछे क्लोज करेंगे, तो ये 2 नीचे की तरफ इस तरीके से आ जाएगा। सब स्क्रिप्ट ये होता है। ठीक, चलिए 149वां है, नेम ऑफ द फ्रेम मस्ट बिगिन विथ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर। मतलब फ्रेम का जो नाम है वो किससे शुरू होना चाहिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट से, A से Z या न्यूमेरिक 0 से 9 से ही शुरू होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और उसके बाद 150वां पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, there is not enough space to display all the content in a frame, we have to use scroll bar। मतलब कि अगर आपके फ्रेम में पूरा कंटेंट दिखाने की जगह नहीं है, पूरा कंटेंट फ्रेम में नहीं आ पा रहा है, तो स्क्रॉल बार का आप सहायता ले सकते हैं। स्क्रॉल बार की मदद से आप पूरे कंटेंट को ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं ताकि देखा जा सके। तो ये टोटल 150 पॉइंट हैं जो HTML से हमने कवर किए ताकि आप पूरे कोर्स को एक आसान वीडियो से रिवाइज़ कर पाएँ। बाकी कोई और डाउट हो तो कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो तारीफ़ भी कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और कंटेंट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।